बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों के ऑनलाइन लेक्चर्स का सेशन स्टार्ट किया गया है और इन ऑनलाइन लेक्चर्स में आप लोग सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज़ को स्टडी करेंगे। तो आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर में एक कोर्स है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसमें आप लोगों की आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है, इसमें आप लोग ये स्टडी करोगे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है क्या, इसका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज बेसिकली है क्या, आप लोगों ने जब एफएससी की थी तो उसमें आप लोगों की बायोलॉजी की पार्ट 1 की जो बुक थी उसमें डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को आप लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, उसमें से एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को अगर आप लोग उस टाइम को रिकॉल करो तो आप लोगों के जहन में आएगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया था। मॉलिक्यूल्स किस तरह से रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं, देन किस तरह से वो टूटते हैं, किस तरह से वो बनते हैं, इस तरह से उनकी फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन और सारी चीज़ों को स्टडी किया गया था। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो आज हम उसका जब इंट्रोडक्शन देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे ये एक मैंने जो सिंपली एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि डीएनए जो है वो एक बेसिक कंपोनेंट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। अच्छा, खैर सबसे पहले हम लोग इसे डिफाइन करते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? It is the branch of biology in which we study living things at molecular level. ठीक है, इसमें हम लोग लिविंग थिंग्स को स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। अब ये हैं तो तीनों चीज़ें जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बट उनकी स्टडी जब हम लोग बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाके करते हैं, मतलब बड़े छोटे लेवल पे जाके उसको स्टडी कर रहे होते हैं। आपने डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो उसमें सबसे पहला क्या था, एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल, देन उसके बाद था कौन सा, एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा था। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको पता है कि लिविंग थिंग्स की स्टडी को कहते हैं, और उसके साथ जब मॉलिक्यूलर का वर्ड लग जाता है दैट्स मीन कि हम लोग लिविंग थिंग्स को स्टडी कर रहे होते हैं एट मोलेक्युलर लेवल। ठीक है, हम मॉलिक्यूलर लेवल पे लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, हम देखते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर क्या हो रहा है, उनके अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, एज अ रिजल्ट कौन सी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, वो प्रोडक्ट्स किस तरह से बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो रही हैं, या फिर बॉडी के अंदर कौन सी चेंजेस आ रही हैं, उन चेंजेस के अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। फिर हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज चीफली कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जो हमने एक बात तो कर ली कि हम लोगों ने लिविंग थिंग्स को स्टडी करना है एट द मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल का क्या मतलब है कि इसमें हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स की, जिस मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके उसमें हम लोग बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपके जहन में ये बात हो, मॉलिक्यूल्स आपने पढ़े थे दो तरह के होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, वो हैवी होते हैं। ठीक है, जैसे कि लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट के माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, ये लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, बट इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोगों ने बेसिकली स्टडी करना है मैक्रो मॉलिक्यूल्स को। जब हमारे जहन में मैक्रो मॉलिक्यूल्स आता है तो उसके साथ डेफिनेटली एक वर्ड आता है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स इंक्लूड लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें हम 4 मेजर टाइप ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं। प्रोटीन्स, you all know very well about the proteins, carbohydrates, बहुत दफा सुना है आपने, lipids and nucleic acids। अच्छा, अब इन चारों मॉलिक्यूल्स को आप लोगों ने थॉरो स्टडी करना है और बहुत डिटेल में स्टडी करना है। इनफैक्ट आपका जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोर्स है वो सारा इन्हीं
मैक्रो मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। कहीं पे आप इनके स्ट्रक्चर्स के अबाउट पढ़ोगे, कहीं पे आप इनके डिफरेंट रिएक्शंस के अबाउट पढ़ोगे, कहीं पे आप इनकी प्रोडक्शन के अबाउट पढ़ोगे, क्योंकि सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स जिस तरह से मिल रहे हैं या जिस तरह से टूट रहे हैं या जिस तरह से बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं, ये सारे का सारा जो है वो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी करना है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन्स क्या होती हैं। मैंने आपको कहा है कि यू आर वेरी वेल नोन विद प्रोटीन्स। प्रोटीन्स सब जहन में सबसे पहले आता है कि ये पहली बात तो ये है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं। किससे मिलके बने हुए हैं? अमाइनो एसिड्स से। ठीक है, अमाइनो एसिड्स जिसके मोनोमर्स होते हैं, मीन्स कि अमाइनो एसिड्स, हम इनको ये कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, जब अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, अब अमाइनो एसिड्स किस तरह से एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं? अमाइनो एसिड्स के दरमियान में एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। ठीक है, अमाइनो ग्रुप एक मॉलिक्यूल का और दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिल ग्रुप, या सारा अपनी डिटेल में आगे पढ़ना है। तो उनके दरमियान में पेप्टाइड लिंकेज डेवलप होता है, जिसके नतीजे में अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और वो लार्जर पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं, और इन लार्जर पॉलीपेप्टाइड चेन्स को हम लोग प्रोटीन्स कह देते हैं। अब बात ये आती है कि इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड्स हैं वो कितने हैं, वो कितनी तरह के हैं? क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिर्फ हैं अमाइनो एसिड्स, जो कि ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स के साथ पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब बताया मैंने आपको पहले ही कि इनके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड डेवलप होता है। ठीक है, जो कि इनको लिंक करता है, एज अ रिजल्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं। अब इसके बाद वर्ड लिखा हुआ है एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में भी आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। एंजाइम्स क्या है, हमने पहले बात पढ़ी थी, हमारे जहन में आता है दीज आर द प्रोटीन्स। फिर क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में? डिफरेंट रिएक्शंस को कैरी आउट कराते हैं, खुद तो नहीं हिस्सा लेते। ठीक है, किसी भी रिएक्शन का खुद हिस्सा नहीं बनते, बल्कि उस रिएक्शन को क्या कर देते हैं, ज़्यादा बूस्टअप करा देते हैं, और ये काम है कैटालिस्ट का। और जो एंजाइम्स हैं वो हमारी बॉडी में कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी, पपाया है। ठीक है, तो प्रोटीन जो है उसमें होती है, उसको टेंडर करने के लिए हम लोग प्रोटीज यूज़ करते हैं। जो गोश्त होता है, मीट, उसके अंदर हम थोड़ा सा पपाया डाल देते हैं, पपीता जिसे बोलते हैं, वो उससे प्रोटीज निकलता है जो कि आपके मीट को टेंडर करने में हेल्प करता है। एक एग्जांपल दी है मैंने आपको सिंपली। दूसरी चीज़ इसमें है कि जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो एंटीबॉडीज़ के तौर पे भी एक्ट कर रही होती हैं। अब एंटीबॉडीज़ क्या हैं कि फ़र्ज़ करें कोई भी फॉरेन बॉडी है, ये बाहर से आपकी बॉडी के ऊपर अटैक कर रही है, कोई भी पैथोजन है फ़र्ज़ करें, ले लें, और उसके नतीजे में आपके बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगी उनको हम लोग एंटीबॉडीज़ कहते हैं। दीज आर द प्रोटीन्स, और ये किसी भी फॉरेन बॉडी के नतीजे में पैदा हो रही हैं, तो ये भी हमारी बॉडी में जो है प्रोटीन्स की एक एप्लीकेशन आ गई। देन उसके बाद दीज सर्व एज ट्रांसपोर्टर्स। अब ट्रांसपोर्टर्स और हॉर्मोन्स, ये सेम फंक्शन है। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? अब प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इनका काम क्या होता है? डिफरेंट फंक्शंस बॉडी के अंदर रेगुलेट कर रहे होते हैं। इंसुलिन है, एक हार्मोन है, क्या करता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, एंटागोनाइजिंग इफेक्ट होता है ना उसका। देन उसके बाद ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ले लें, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है। अगर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो गैगेंटिज्म हो जाता है, अगर कम प्रोड्यूस हो तो जैसे कहते हैं शॉर्टनेस हो जाती है, जिसे हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। अच्छा खैर, इसके बाद ये तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है प्रोटीन्स का। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। इसमें क्या है? मीट है, पल्सेस हैं, उसके अलावा चीज़ है, दूध है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? एनरिच्ड विद प्रोटीन्स। उसके बाद आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं उनके वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, प्लांट्स को देख लो, उसमें आप लोग सेलुलोज देख लो, या फिर फंजाई के सेल वॉल देख लो, काइटिन से मिलकर बनी होती है।
फिर आपको पता है कि बैक्टीरिया जो हैं उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। दीज आर ऑल द पॉलीसेकेराइड्स, इनके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 3 बेसिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं। या तो वो सिंगल मोनोमर्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, उसको हम मोनोसेकेराइड कहेंगे। मोनो मीन्स सिंगल, सेकेराइड का वर्ड सेकेरॉन से निकला है, सेकेरॉन मीन्स शुगर, डाई मीन्स 2, सेकेराइड्स 2 शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। पॉलीसेकेराइड मीन्स मोर देन 2, तो इसमें जो है मोर देन 2 शुगर मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होते हैं। जैसे कि आप स्टार्च ले लें, ठीक है। स्टार्च के 2 यूनिट्स होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। सो दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये कुछ आपको कार्बोहाइड्रेट्स दिखाए हुए हैं, ये फ्रूट्स वगैरह में मोस्टली हैं और सीरियल्स और इस तरह की चीज़ों में। उसके बाद आ जाते हैं लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स एनरिच्ड विथ एनर्जी होते हैं। ये आपकी बॉडी को डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी ब्रेकडाउन पे ये हमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इसमें एक बात है, मेजर पार्ट ऑफ प्रोटीन वो मेम्ब्रेन्स। आप लोगों को मैंने सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई थी सेल बायोलॉजी में, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमने पढ़ा था कि इट्स अ लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। मीन्स कि लिपिड्स की 2 प्रोटीन वो लेयर्स होती हैं जो कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में सैंडविच हुई हुई होती हैं। ठीक है। अब इसमें जो लिपिड्स होते हैं ये मेम्ब्रेन में, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर है। इसमें ऊपर जो लिपिड का स्ट्रक्चर देखेंगे आप, वो ये देखेंगे कि उसकी ये हेड है और साथ में ये टेल्स हैं। ये हाइड्रोफिलिक जो होता है इसका हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं इसकी। ठीक है। और लिपिड जो है वो मैक्सिमम पोर्शन जो है बना रहे होते हैं मेम्ब्रेन्स का। और आपको पता है कि जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें भी ये प्रेजेंट होंगे। जितने भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स बॉडी में प्रेजेंट हैं वहाँ पे ये लिपिड्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद आ जाता है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में 2 मेजर हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए स्टेट्स फॉर डीऑक्सीराइबोन न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टेट्स फॉर राइबोन न्यूक्लिक एसिड्स। अब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए को डीएनए क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स डीऑक्सीराइबोस है, दोनों में राइबोस शुगर। ठीक है, बट डीएनए के अंदर उसके अंदर से ऑक्सीजन माइनस हो जाती है, बट राइबोस शुगर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। फिर इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ये देखेंगे आप, साइटोसिन है, गवानीन है, एडेनिन है और थायामीन है। जबकि आरएनए के अंदर साइटोसिन, गवानीन, एडेनिन और थायामीन की जगह पे यूरासिल आ गया। इनके स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट हैं और देखें ये डबल स्ट्रैंडेड है जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। फिर आपने पढ़ी होगी एक और बात कि जो गवानीन है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती है और एडेनिन जो है वो थायामीन के साथ बॉन्ड बनाती है। गवानीन और साइटोसिन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि एडेनिन और थायामीन के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो कि इसके हेलिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं, जबकि इसके जो हेलिक्स हैं ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन से बने होते हैं। ये अभी आपने एक्चुअली इनके डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ने हैं, इस वजह से मैंने इनके ऊपर इतना डिटेल में फोकस यहाँ पे नहीं किया इंट्रोडक्शन में। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों ने एक टॉपिक इसमें पढ़ रहे हैं, सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? बेसिकली ये एक पाथवे है, ठीक है, या एक प्रोसेस कह लें आप। 2 स्टेप प्रोसेस है। इसमें एक स्टेप के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, दूसरे में ट्रांसलेशन हो रही है। डीएनए इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू आरएनए एंड आरएनए इज फाइनली गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये दोनों प्रोसेसेस साइड बाय साइड सेल के अंदर चल रहे होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन
क्या होता है, सबसे पहले इज द सिंथेसिस ऑफ एन आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द डीएनए। ठीक है, एक आरएनए बनता है डीएनए से, और किसकी मदद से बनता है, आरएनए पॉलीमरेज की मदद से। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि डीएनए को कन्वर्ट करता है या डीएनए से बनवाता है आरएनए। अच्छा, इस प्रोसेस में 2 मेजर स्टेप्स मैंने आपको बता चुकी हूँ कि इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ कि जो डीएनए की सीक्वेंस थी जीन की वो कॉपी कर ली जाती है और उससे आरएनए बन जाता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देन आरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए होता है जब मैच्योर हो जाता है। फिर आरएनए फर्दर जाता है, गुजरता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में क्या होता है, जो मैसेंजर आरएनए बना था वो डीकोड होता है और उससे अमाइनो एसिड्स बनते हैं। 3 कोडॉन के सेट्स होते हैं जो कि यानी कि 3 कोडॉन्स एक मिलके एक अमाइनो एसिड बना रहे हैं। इसी तरह से अमाइनो एसिड्स फिर एक 3 कोडॉन मिलके अमाइनो एसिड्स बनाएंगे। इसी तरह से अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा और फाइनली वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको मैं दिखा सकती हूँ, ये मैं बाद में स्टेटमेंट बताती हूँ। ये देखें, इसमें ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल था, डीएनए इसके अंदर अनवाइंड हो गया। अब ये जो डीएनए का स्ट्रैंड था इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक आरएनए बन गया। ये देख सकते हैं आप, थायमिन की जगह पे इसमें जो है वो ये थायमिन है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे कौन सी लगी, जैसे कि ये देखें थायमिन, एडिनिन, साइटोसिन। यहाँ पे थायमिन मैंने आपको बताया था, एडिनिन जो है वो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाती है जबकि गवानीन साइटोसिन के साथ। तो थायमिन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, एडिनिन। अब एडिनिन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आना था, थायामिन, बट हम पढ़ चुके हैं कि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, तो इसलिए जहां जहां थायमिन लगना था वहां वहां यूरेसिल लग जाएगा। और 3 कोडॉन का सेट एक, 3 कोडॉन का सेट एक, इस तरह से 3 ये मिलके ये कोडॉन्स डीकोड होंगे और देन उसके बाद वो अमाइनो एसिड्स बनाएंगे, अमाइनो एसिड्स मिलके पॉलीपेप्टाइड बना देंगे। अब कुछ कोडॉन्स ऐसे भी बनेंगे अंदर, जैसे यूएए है, इसे स्टॉप कोडॉन कहते हैं। ये क्या कर देगा, यहाँ पे इसको कह देगा इट शुड बी स्टॉप्ड, मतलब जो पॉलीपेप्टाइड जितनी बन चुकी है उसे स्टॉप हो जाना चाहिए ताकि वो जितनी भी ये चेन बनी है यहाँ पे ये कट हो जाएगा और उसके बाद उसकी अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है वो प्रोटीन्स बनेंगी। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास प्रोटीन बनेंगी और ये सारा प्रोसेस जो है वो सेंट्रल डोगमा कहलाता है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक मेजर प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि आप लोग इसमें स्टडी करेंगे। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी हम लोग जो है ये अभी जूम की क्लास होगी आपके साथ, तो उसमें हम लोग फर्दर इसको डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। आप लोग इसको एक दफ़ा स्टडी करें, अच्छी तरह से समझें। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती, यू हैव व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द लेक्चर। आपको कुछ समझ नहीं आ रही है किसी भी चीज़ की, आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो देन आई एम हियर फॉर यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास फॉर योर अटेंशन, थैंक यू सो मच।